नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, इन तीनों राज्यों को जीतने के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों को फतेह करने के बाद मोदी और शाह को आजकल ऐसा लगने लगा है कि वो पूरा देश, समूचा देश फतेह कर सकते हैं। और इसलिए थिंकिंग चल रही गुजरात लॉबी में कि फटाफट देश का चुनाव भी करा लिया जाए, लोकसभा का फाइनल करा लिया जाए। अब इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास। और शायद इसलिए मोदी और शाह जनवरी में, आने वाली जनवरी की 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद और गणतंत्र दिवस के बाद चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो खबर है वो ये मिल रही है कि जो जेपी नड्डा हैं, ये जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इन्होंने अपने सारी स्टेट यूनिट्स को, जितनी भी स्टेट यूनिट्स हैं बीजेपी की, सबके प्रेसिडेंट्स को कह दिया है कि 55 दिन के अंदर सारी तैयारियां करिए। जी हां, पन्ना प्रमुख से लेकर उम्मीदवारों तक सारी तैयारी करिए। 55 दिन का समय दिया है, 55 डेज आज से जेपी नड्डा ने, मोदी और शाह के कहने पर। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, और उसके बाद ये पूरा देश मोदी जो है वो इलेक्शन मोड में ले जाएंगे। और स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, एक तरफ हिंदुत्व का अंडरकरंट और उसके साथ ही साथ इन तीन राज्यों की जीत का तड़का। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि मोदी जी ये जो जल्दी चुनाव कराना चाह रहे हैं, समय से पहले चुनाव कराना चाहते हैं, जनवरी के आखिर में ही ऐलान कर देंगे। ये जो हड़बड़ाहट है मोदी और शाह की, ये जो जल्दबाजी है, ऐसा तो नहीं है कि इस जल्दबाजी में गलत दांव खेलने जा रहे हैं मोदी? क्योंकि जो खेल है वो इन राज्यों में नहीं है। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात भी जोड़ दीजिए, हरियाणा भी जोड़ दीजिए। खेल यहां नहीं है, असली खेल चुनाव का कहीं और है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसमें सीधे तौर पर विधायकों को ये कहा गया है कि अगले 55 दिनों के बाद आचार संहिता देश में लोकसभा चुनाव की लग सकती है, लिहाजा अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगना होगा। कई टारगेट्स भी इस बैठक में विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिए गए। अब दोस्तों, हकीकत यह है कि मोदी जी चाहे जनवरी में चुनाव कराएं या फरवरी में कराएं या मार्च में कराएं, पहले करा लें समय से या समय पे करा लें, जल्दी कराएं, समय पे कराएं, देर पे कराएं, लेकिन असली चीज़ ये है कि जो खेल है, द रियल गेम, वो इन चार राज्यों में होना है। असली खेला यहीं होना है, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और ये राज्य नहीं है, ये चार राज्य नहीं है, ये मोदी जी के लिए चुनौती के चार पहाड़ हैं, चार हिमालय हैं, जिनको लांघे बिना सर पर ताज नहीं पहन सकते वो 2024 का। इन पहाड़ों को लांघना जरूरी है, और ये पहाड़ हिमालय बन चुके हैं। अब दोस्तों, मोदी जी की सियासत के असली दांव पेच आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, भले ही उन्होंने सपा बसपा को डराकर ईडी से, या फिर उसको जातीय समीकरणों में बांटकर, या फिर हिंदू मुस्लिम कराकर योगी को आगे रखकर यूपी जीत लिया हो, या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय जैसे दो बुजुर्ग नेता मिल गए हों उनको, या फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई मिल गई हो राजस्थान में, या फिर भूपेश बघेल मिल गए हों जिनको वो ईडी से चारों तरफ घेरते रहे वोटिंग से 3 दिन पहले तक। हिंदी पट्टी में जीतना मोदी जी के लिए आसान था, लेकिन जो शेर को सवा शेर मिला है वो इन चार राज्यों में मिला है। बंगाल में ममता बनर्जी हरा नहीं पाए, नाको चने चबाने पड़े मोदी जी को। जो लोग तोड़ के लाए थे ममता बनर्जी की पार्टी से, वो वापस चले गए और अपने मंत्री भी छोड़ के चले गए ममता के साथ। और बिहार में बिना लालू और नीतीश के मोदी जी आज तक कोई जंग नहीं जीत पाए, क्योंकि शेर को सवा शेर है, और शेर को सवा शेर महाराष्ट्र में भी मिला है। जी हाँ, बाला साहब ठाकरे का उद्धव ठाकरे, जो आज भी सारे चुनाव टूटने के बाद, पार्टी टूटने के बाद सारे चुनाव आज भी उद्धव ठाकरे जीत रहे हैं। और कर्नाटक, यहां अमित शाह को एक चैलेंजर मिल गया है, डीके शिव कुमार, जिसने तेलंगाना जिता दिया 3 महीने में और कर्नाटक जिता दिया 6 महीने में। डीके शिव कुमार
द रियल चाणक्य ऑफ साउथ इंडिया। कांग्रेस के इस वक्त सुपर हीरो हैं, ये हैं चैलेंजर कर्नाटक में। और अगर आप देखेंगे 2019 का खेल देखेंगे कि मोदी जी यहाँ से इन 4 राज्यों में क्या जीत के ले गए थे। अब जैसे बिहार देखिए तो बिहार को तो पूरा स्वीप कर दिया क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ थे, 40 में से 39 सीट लग गए। ममता बनर्जी भी थोड़ा सा एक वीक विकेट पर थी, अब मजबूती उनको मिली है, 18 सीट ले गए। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। महाराष्ट्र में क्योंकि उद्धव ठाकरे साथ में थे, शिवसेना और बीजेपी 2 ट्रेडिशनल पार्टनर्स थे, 48 में से 41 सीट, लेकिन 2 पार्टनर जुदा हो चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए और महाराष्ट्र में सबसे पुराना साथी छोड़ के चला गया, या मोदी जी ने छोड़ दिया। धोखा दिया, खेल किया, या ईडी से पार्टी तोड़वा दी, जो भी किया। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, डीके शिव कुमार और ममता बनर्जी, 4 बड़ी चुनौतियां। वो चुनौतियां हैं जहां पिछली बार मोदी जी ने 158 में 124 सीटें जीती थी। जी हाँ, 158 में 124। आप यूं कह सकते हैं 150 में से 125, और इन्हीं 125 में इस बार सेंध लगी है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 4 राज्य हैं ये हिमालय जैसी चुनौती है मोदी जी के लिए। ये मैं ही सिर्फ नहीं बता रहा हूं, मोदी और शाह को एहसास है कि ये जो 4 स्टेट्स हैं, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये वाकई एक बिग चैलेंज है, बहुत टफ चैलेंज है। और आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बैरियर है 2024 पार करने में, उस नदी को पार करके प्रधानमंत्री का मुकुट पहनने में। ये 4 राज्य पहाड़ बन के खड़े हैं, ये मोदी जी को एहसास है। और शायद इसीलिए मोदी जी ने जो टास्क है इससे निपटने का, वो अमित शाह को दे रखा है, चाणक्य को, क्योंकि 158 सीटें फंसी हुई हैं। और अमित शाह, जैसा कि सबको जाहिर है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, ये जो इनके 3 बड़े शस्त्र हैं, इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी के भतीजे को बार बार वो ईडी से घेर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी को। तेजस्वी को इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद ईडी घेराबंदी करके जेल भेज दे, लेकिन लालू का लड़का है, झुकने वाला नहीं है। और लालू ने, मुझे कुछ पटना से मेरे दोस्त बता रहे थे जो वहाँ के एक बड़े अखबार के संपादक हैं, कि लालू झुकने वाले नहीं। लालू ने नीतीश कुमार को अश्योरेंस दिया है कि चाहे कुछ हो जाए, कम वॉट में, हम आपके साथ खड़े हैं। और नीतीश और लालू और तेजस्वी अगर साथ खड़े हैं तो बिहार बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पहाड़ की चुनौती को तोड़ना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक बात रही महाराष्ट्र की, कोशिश करी है ईडी के ज़रिए अमित शाह ने शरद पवार की पार्टी को क्रैक करने की, और उन्होंने अजीत पवार को तोड़ा है, छगन भुजबल को तोड़ा है, प्रफुल्ल पटेल को तोड़ा है, लेकिन शरद पवार और उनकी बेटी को नहीं तोड़ पाए। और इस बीच शरद पवार को ये एक नौजवान मिल गया है, रोहित पवार। और रोहित पवार और आदित्य ठाकरे मिलकर बड़ा खेल करने जा रहे हैं, बड़ा गेम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। जहाँ तक आदित्य ठाकरे की बात है तो कोशिश हो रही है किसी न किसी तरह आदित्य ठाकरे को किसी पुलिस के केस में फंसाने की, लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र में शिवसेना से अब निपटना, ओरिजिनल शिवसेना से निपटना, गुजरात लॉबी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मराठा अस्मिता का भाई सवाल है वहाँ पर। जहाँ तक बात कर्नाटका की रही, कर्नाटका में डीके शिव कुमार की फिर से घेराबंदी हो रही है। और अमित शाह को अगर किसी से डर है दक्षिण भारत में, जिसने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए विंध्याचल के उस पार, वो यही आदमी है, डीके शिव कुमार, द रियल चाणक्य। तेलंगाना 3 महीने में, कर्नाटक 6 महीने में जिताने वाला डीके शिवा कुमार। अब दोस्तों दिक्कतें और भी हैं मोदी और शाह के लिए। सिर्फ 4 राज्य तो हैं पहाड़ जैसी चुनौती, असली हिमालय तो उत्तर प्रदेश है, जहां नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। तेजस्वी उनके साथ हैं, और उनके साथ साथ अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस है, और जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश में भी एक गेम प्लान नीतीश कुमार का है। हालांकि अभी वो रैली नहीं कर पाए हैं, उनकी रैली कैंसिल कर दी है योगी सरकार ने। फिर भी नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा और इन 4 राज्यों में क्या होगा? जातीय समीकरण क्या वाकई इंडिया अलायंस के फेवर में जाएंगे? क्योंकि मुकाबला अगले साल शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि लखनऊ ही चलते हैं प्रोफेसर रविकांत के पास, जातीय समीकरण को समझते हैं और इस पूरे खेल को समझते हैं कि पर्दे के पीछे जो बिसात बिछी है
उसमें मोहरे कौन है, वजीर कौन है और बाजी किसके हाथ जाएगी। सीधे चलते हैं प्रोफेसर रवि कांत जी के पास। प्रोफेसर साहब, जो पहला सवाल है वो ये है, 55 दिन के बाद मुकाबला है फाइनल, ऐसा बीजेपी के खेमे से खबर आ रही है और खबर बड़ी ऑथेंटिक है, गोदी मीडिया चला रही है उसको, कि 55 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, यानी राम मंदिर 22 तारीख को, 22 जनवरी को, उसके बाद 26 तारीख को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की परेड, और परेड के बाद असली परेड शुरू फाइनल की, यानी चुनाव अर्ली। ये जो जल्दी चुनाव है, क्या जल्दबाजी में आपको गुजरात लॉबी दिख रही है? और जल्दबाजी क्या एक अच्छे लक्षण है, शुभ लक्षण है, या कहीं ना कहीं इन लक्षण को लेकर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है डॉक्टर साहब? देखिए दीपक जी, इंडिया अलायंस के बनने के समय और जो एजेंडा सेट किया था नीतीश कुमार ने, जिस पर राहुल गांधी बहुत तेजी से आगे बढ़े, वहां से डरी हुई थी बीजेपी, खास करके गुजरात लॉबी। और ऐसे में इन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के चुनाव में उसे जो सफलता मिली, उससे अति उत्साहित गुजराती लॉबी इस समय अब सीधा मौके पर चौका मारने की जुगत में है। लेकिन इससे मैं दीपक जी कहूंगा कि ये अति आत्मविश्वास है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस। यस, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, और ये कहीं उलट करके तीर लग ना जाए जो भूल कर रहे हैं। आप याद कीजिए वो जो प्रमोद महाजन साहब का समय, हाँ जी जी हाँ, प्रमोद महाजन जी, उस समय भी इंडिया शाइनिंग इंडिया चल रहा था, इंडिया शाइनिंग। बहुत सारे सर्वे भी कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा लौट करके आ रहे हैं, और नतीजा क्या हुआ था, यूपीए की सरकार बनी। तो ये करीब करीब उसी तरह का अति आत्मविश्वास है जिसमें गुजराती लॉबी को ये मौका मिला है। और जो 3 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं दीपक जी, आप जानते हैं कि इसमें मोदी जी का कोई श्रेय नहीं है। ये क्या कहना कोई श्रेय नहीं है, ये तीनों ही राज्य आरएसएस के, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हाँ, ये आरएसएस के पुराने गढ़ हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर बड़ा काम किया, मध्य प्रदेश तो बहुत पुराना आरएसएस का गढ़ है, किला है। और उसी तरह से राजस्थान में पिछले 40 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस भी आती रही है। तो इसमें मोदी जी का क्या करिश्मा है? लेकिन गोदी मीडिया है कि मोदी जी को सारा श्रेय देना चाहती है, और यहीं से कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास उनको मिल रहा है। इसी को मैं कह रहा हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, और ये तीर कहीं उल्टा ना लग जाए दीपक जी। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये हिंदी पट्टी के जो तीनों स्टेट हैं, ये बीजेपी अडवाणी जी के टाइम पे भी जीती, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जीती, केंद्र में सरकार बने बीजेपी की ना बने, ये तीनों राज्यों से लोकसभा के अच्छे नतीजे उसको मिलते रहे। मान लिया, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये 3 राज्य बहुत निर्णायक नहीं है, लेकिन फिर आप गड्ढे कहां देख रहे हैं, खाई कहां देख रहे हैं गुजरात लॉबी के लिए? चाणक्य के लिए खाई कहां है, पहाड़ कहां है इस मुकाबले में? खाई और पहाड़ दीपक जी आपको दिखेंगे उन 4 राज्यों में, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और अगर आंकड़े आप देखिए, बंगाल की 42 सीटों में से 18 थी बीजेपी के पास पिछले चुनाव में। बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार के साथ मिलकर के 40 में से 39 सीटें थी बीजेपी की। महाराष्ट्र की 48 में से शिवसेना के साथ बीजेपी के पास 41 सीटें थी, और कर्नाटक की 28 सीटों में से 26। दक्षिण का दरवाजा बंद हो चुका है, कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार जैसे चाणक्य मौजूद है, वहां तो वो कह चुके हैं 129 में से हम 100 सीटें देंगे कांग्रेस पार्टी को। और इधर बिहार में नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब मिलकर के क्या खेल करेंगे आप समझ सकते हैं। और उसका असर तो उत्तर प्रदेश तक होने जा रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में माहौल है। तो ये जो कुल मिलाकर के 158 सीटें हैं, जिसमें से 124 सीटों पर जीत हासिल हुई थी एनडीए को, माने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को। इस बार में बड़े बड़े दल मोदी जी से बाहर हैं, अलग हैं। शिवसेना अलग है, नीतीश कुमार अलग हैं। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं, ये जो 150 प्लस सीटें हैं आप कह रहे हैं, जिसमें पिछली बार तकरीबन 125 मान लें, 125 150 में से 125 पिछली बार मोदी ले गए थे। आपको क्या लगता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और
बिहार और बंगाल, क्या ये इस बार फैसला देंगे? क्या ये इस बार डिसाइड करेंगे कि 24 का फाइनल किसके सर कौन सेहरा पहनने जा रहा है? और अगर ये डिसाइड करने जा रहे हैं तो आपको ये जो 125 सीटें हैं ये कितनी कम होती दिख रही? जो आपका फीडबैक है बिहार से या महाराष्ट्र से, आपका फीडबैक क्या बोल रहा है? देखिए, यहाँ लगभग मैक्सिमम सीटें इनको मिली। अब स्थिति ये है कि आप बिहार में 39 में से बीजेपी को कितना सीटें दे सकते हैं, मतलब दहाई पे नहीं पहुंच रहे हैं वो। उसी तरह से महाराष्ट्र में अगर वो 10 से 15 सीटों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कर्नाटक में इस बार मैं नहीं समझता हूं कि वो 10-12 सीटों से कहीं ऊपर जाएंगे। तो ये जो स्थिति मुझे लगती है, इसमें कम से कम आधी सीटों का नुकसान होने जा रहा है। यानी 124 में से नुकसान कम से कम 60 सीटों का होने जा रहा है बीजेपी। 60 सीटों का। ये बड़ा गड्ढा है, इसकी भरपाई कहां से करेगी? बाकी जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं वहां लगभग आपने पहले ही अधिकतम सीटें हासिल की हैं। केवल आप उत्तर प्रदेश की बदौलत चुनाव जीत पाएंगे क्या? आप ये कह रहे हैं कि बाकी, चाहे अगर हम हरियाणा देखें, उत्तराखंड देखें या फिर हिमाचल प्रदेश देखें, गुजरात है, उसमें ये सब सैचुरेशन पॉइंट पर एक, मतलब इसके ऊपर अब क्या, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सैचुरेशन पॉइंट पर है कि जितना मैक्सिमम आदमी ले जा सकता है सीटें वो ले जा चुका है। और साउथ में बीजेपी बहुत वीक है, 4 राज्य फंसे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो आपके होम स्टेट की बात कर रहा हूँ जिसके आप एक्सपर्ट हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार, चलिए इस बार की रैली उनकी 24 दिसंबर को बनारस में हो रही थी, उनको परमिशन नहीं मिली, लेकिन आगे एक मन बना लिया है, और नीतीश जब मन बना लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। नीतीश का उत्तर प्रदेश आना, बनारस आना, मोदी को सीधे चैलेंज देना, अखिलेश, तेजस्वी और नीतीश की ट्यूनिंग, और इनके साथ जयंत चौधरी, और कहीं ना कहीं हाँपते गिरते पड़ते कांग्रेस को आना है इंडिया अलायंस के साथ। आपको लगता है कि ये एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है? जयंत चौधरी जाट वोटों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, फिर पूरी यादव बेल्ट और आपका पूर्वांचल की पूरी बेल्ट पर अखिलेश यादव अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। समाजवादी पार्टी आज भी प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है, 125 से ज्यादा उनके विधायक हैं अगर आप उनके घटक दल भी मिला लें। और फिर नीतीश का आना, एक कुर्मी वोट बैंक के साथ आना, मुझे लगता है 6-7% कुर्मी वोट बैंक है इस वक्त, अगर आप लखनऊ से लेके गोरखपुर, बनारस, इस पूरे एरिया की बात करें। नीतीश जी का आना, अखिलेश का जुड़ना, कांग्रेस का आना, जयंत का आना, अखिलेश को लीड करना, क्या उत्तर प्रदेश में ये जो इंडिया अलायंस है ये बीजेपी की 80 में से 20 सीटें घटा सकती है? 80 में से आपको लगता है बीजेपी 50 के नीचे आ सकती है? क्योंकि पिछली बार 2014 में 70 के ऊपर थी, 2019 में 60 के ऊपर थी, क्या इस बार 50 के नीचे आ सकती? क्या नुकसान हो सकता है 10-12 सीटों का? या जैसे कि लोग कह रहे हैं कि स्वीप कर रहे हैं इस बार फिर से, या योगी और अमित शाह का फैक्टर है, वो झगड़े हैं, आग लगी है, धुआं है? डॉक्टर साहब क्या है, जरा बता दीजिए खुलकर आज। वो आग है इसलिए धुआं भी दिखाई पड़ रहा है। आग भले ही बहुत अभी सतह पर हो, लेकिन उसे अभी गुबार में तब्दील होना है आने वाले वक्त में, और इसका प्रभाव भी आपको 24 पर दिखेगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को यह ओवर कॉन्फिडेंस है कि राम मंदिर के सहारे वो उत्तर प्रदेश को फतेह करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हाँ, मैं मानता हूं कि वो हिंदुत्व का एक फैक्टर है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ओपी राजभर को या संजय निषाद को अपने साथ जोड़ा है, वो जान रहे हैं कि हम कमजोर विकेट पर हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की वो मजबूत जातियां, पश्चिम में जाट की आप बात कर रहे हैं, मध्य बेल्ट में या इधर पूर्वांचल में यादव बेल्ट बहुत मजबूत है, और अवध से लेकर के और पूर्वांचल तक, बुंदेलखंड तक जो कुर्मी बेल्ट है, और ये बहुत मजबूत है। 6-7% कम से कम है समूचे उत्तर प्रदेश में। 3 ये जातियां ओबीसी की, अपर ओबीसी की बड़ी जातियां, ये एकजुट होती हैं तो कम से कम 15 सीटों पर मैं समझता हूं कि निर्णायक वोट है कुर्मियों का। और नीतीश कुमार के आने के बाद ये सीटें कैसे हासिल होंगी बीजेपी को, कौन सा गणित लगाएंगे वो? मैं मानता हूं कि बनारस के आसपास की सीटें थोड़ा ओपी राजभर प्रभावित करेंगे, या गोरखपुर के इर्द गिर्द आप संजय निषाद के सहारे कुछ बढ़त हासिल करेंगे। लेकिन जो
सबसे बड़ा तबका है यादव, कुर्मी, माइनॉरिटी वोट है आपका, पासी है उस बेल्ट में, आप देख लीजिए। और बुंदेलखंड में अगर ये आपका कुर्मी और कोरी और कुशवाहा, ये तीन अगर कहीं एक साथ जुड़ जाता है तो पानी भरेंगे मोदी और योगी, कहां से आप सीट निकालेंगे? इवन अयोध्या के आसपास कुर्मी बेल्ट है। क्या खड़गे इफेक्ट भी हो सकता है? बिल्कुल होगा, खड़गे इफेक्ट बिल्कुल होगा। और उसमें जो अभी आकाश आनंद को मायावती जी ने बागडोर सौंप दी है, और मुझे लगता है इसका एक सबसे बड़ा जो प्रभाव होने जा रहा है वो ये कि जाटव वोट अब मुक्त है मायावती जी से। उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि जहां आपको जाना है वहां जाओ, क्योंकि जो सारा कनेक्ट है जाटव का वो मायावती के साथ, आकाश आनंद के साथ उतना नहीं है कनेक्ट। तो अब उसे कांग्रेस पार्टी की तरफ जाने में या समाजवादी पार्टी की तरफ जाने में कोई अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे सचेत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो विपक्ष की तरफ इसलिए जाएगा, सबसे ज्यादा जागरूक मतदाता जाटव है दलितों में। ये अगर मुड़ता है, और जानते हैं आप कि जाटव उत्तर प्रदेश में 11 से 11.5% है जी, खड़गे जी का फैक्टर काम करेगा तो डेफिनेटली 50 तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं जी। मेरे हिसाब से 40 के आसपास बीजेपी सिमट सकती है अगर ये कायदे से खेल जाए तो। कायदे से, वो कायदा ही अक्सर गड़बड़ा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश एक जीती हुई बाजी, कांग्रेस हार गई, अब उसमें कमलनाथ फैक्टर था, जो भी फैक्टर था। एक चीज डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि सवाल बनता है और आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो कोई नहीं दे सकता। ये जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कभी ये उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, योगी की मीटिंग्स में नहीं जाते अक्सर। और अगर हम देखें, पंकज चौधरी का भी नाम चल रहा है कि पंकज चौधरी जो मोदी जी के बड़े करीबी मंत्री हैं केंद्र में, इनका भी नाम चल रहा है कि ये भी एक ओबीसी फेस हैं जो योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो कई मुख्यमंत्रियों का नाम चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, उसमें पंकज चौधरी का नाम है, और भी कई हैं। क्या वाकई आपको लगता है खटपट है वहां पर केशव प्रसाद मौर्य और योगी में, अमित शाह की लॉबी में और योगी में, ब्यूरोक्रेसी में? क्या इस तरह की खटपट आपको सुनाई देती है लखनऊ में? क्या इस तरह के झगड़े हैं, इस तरह के आप कह सकते हैं भीतर घात है, जहां बीजेपी तमाम वफादारियों में बिखरी हुई है, बटी हुई है? और क्या ये जो योगी वर्सेस शाह है, ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरमानों पे पानी ना फेर दे? क्या ये जो लड़ाई है, ये जो घमासान है, इसमें तलवारें खिंची हुई हैं, ये जंग अभी और तेज होगी? डेफिनेटली ये चीजें चल रही हैं, और कोई आज की नहीं चल रही है। आपको याद होगा मोदी जी के बहुत खास उनके ब्यूरोक्रेट अरविंद शर्मा जिस समय आए थे, योगी जी ने 6 महीने तक उनको मिलने का समय नहीं दिया, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया ने कभी किया था। तो ये तो तकरार बनी हुई है। और योगी जी के बढ़ते हुए कद को क्या गुजराती लॉबी नहीं समझ रही होगी? अमित शाह के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य की गतिविधियां पिछले दिनों बढ़ी, पंकज चौधरी का भी नाम आया और शायद आपके यहां सबसे पहले आया था। लेकिन इसमें मैं एक और जुगत देखता हूं। मैं थोड़ा सा अपने ही बात को आज पुनर्विचार कर रहा हूं। बीजेपी की एक स्ट्रेटजी ये है कि कई नाम पहले से हवा में निकाल दिए जाए, इसका फायदा वो चुनाव में उठाना चाहे। डेफिनेटली खटपट है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नाम, पंकज चौधरी का नाम इसलिए भी आ रहा है कि कुर्मी और कुशवाहा ये समझे कि हमारा साहब चीफ मिनिस्टर हो सकता है, इसलिए वो इंटैक्ट बना रहे और लोकसभा चुनाव में भी वो उनके साथ चला जाए। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब नीतीश कुमार सक्रिय होंगे तो कुर्मी वोट नीतीश कुमार के साथ जाएगा या पंकज चौधरी के केवल हवा में जाएगा? ये एक बीजेपी की अपनी रणनीति है, हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली और लखनऊ दरबार के बीच तलवारें खिंची हुई है और जंग कभी भी तेज हो सकती है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, और एक छोटा सा बहुत मुख्तसर से मैं जवाब चाह रहा हूं। 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो जीत मिली, आपका कहना है कि ये जीत जो है कोई बहुत मायने इसलिए नहीं रखती क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, इसको रिटेन करने का मतलब है कि लोकसभा में ये जितने तीनों राज्य हैं पिछले 20 साल से कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर करते रहे,
तो वो सीटें उनकी अपनी परंपरागत सीटें हैं, वो उनको मिलनी ही है हर सूरत से। तो इसको आप बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं मानते 2024 में। और यूपी में आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ खेल होगा, और राम मंदिर का भी आप कह रहे हैं बहुत इफेक्ट नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये जल्दी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी को लगता है कि भाई इंडिया अलायंस को कम समय दो? कहीं ना कहीं अभी भी आपको लगता है कि मोदी जल्दी इसलिए चुनाव करा रहे हैं क्योंकि अगर वो समय पे कराते हैं या चुनाव थोड़ा आगे बढ़ता है, मई में होता है, तो स्थितियां तेजी से बिगड़ रही हैं क्या इस सरकार की? महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों को हमने देखा किस तरह से बच्चों ने जो है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच कर दी, बेरोजगारी और इन सब की महंगाई के मामले में। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, आपको लगती है कि एंटी इनकम्बेंसी और तेज होगी, इसलिए मोदी जी इसकी काट में जल्दी चुनाव चाहते हैं? लास्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली इन तीनों चुनाव की जीत को वो बनाना चाहते हैं। जो नैरेटिव बनाया उन्होंने गोदी मीडिया के जरिए, और फिर राम मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठा, तो उसमें कुछ नैरेटिव हिंदुत्व का बनेगा। बीजेपी के पास, मोदी जी के पास एक चुनावी मशीनरी और हिंदुत्व का एजेंडा, इसके अलावा और थोड़ा सा वो मान लीजिए 5 किलो राशन आप नमक खिला रहे हैं, तो लोग, इस देश के लोग बड़े अच्छे हैं, जो नमक हरामी नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई चौथा फैक्टर आप मुझे बताइए। और इस पर जो सबसे ज्यादा भारी है कि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। 20 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, रोजगार कब देंगे? कल की जिक्र आप जो कर रहे हैं उसमें वो 5 लड़के, जो 4 पकड़े गई लड़की, उसमें वो एमफिल की हुई लड़की थी, वो बेरोजगार है, परेशान है, और इस ये बात क्या नहीं जा रही है? तो ये जो मुश्किलें हैं बीजेपी के सामने, इसीलिए किसी तरीके से उनको लग रहा है कि ये अगर नैरेटिव बन गया है कि साहब मोदी जी की वजह से चुनाव जीते हैं हम, तो बस अब आगे इसी पर चढ़ लिया जाए, इसी नाव पर सवारी कर ले। लेकिन सच्चाई ये है कि उस नाव में बहुत सारे छेद ऑलरेडी हैं। छेद है जिस नाव। नाव पर वो सवारी करना चाहते हैं उसमें कई छेद हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का। नौजवान अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है, दलितों और आदिवासियों पर अलग से हमले हो रहे हैं। ये छेद कई हैं, उसको कैसे आप रोकेंगे? वो उधर नीतीश कुमार की सक्रियता, अभी तो बनारस की रैली आपने, चलिए रद्द हो गई उनकी या स्थगित हो गई। 19 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, 29 तारीख को दिल्ली में जेडीयू की अपनी बैठक हो रही है। तो तैयारी तो यहां भी जारी है। इस बात को क्या नीतीश कुमार नहीं समझ रहे, खड़गे जी नहीं समझ रहे, इंडिया अलायंस के लोग नहीं समझ रहे? नहीं डॉक्टर साहब, सही आपने कहा कि नाव पर बैठ तो गए हैं और जल्दी जल्दी नदी भी पार करना चाहते हैं, लेकिन जिस नाव से वो 24 की वैतरणी पार करना चाह रहे हैं उस नाव में आपने कहा कई छेद हैं, और इन छेदों को 2-3 महीने में भरना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल चुनौती है। डॉक्टर साहब आप आए और बड़ा खोलकर आपने जो एक तस्वीर खींची है, और कहीं ऐसा ना हो, हम लोगों के कहा गया है कि जल्दबाजी का काम हमेशा खराब ही होता है। बहरहाल देखते हैं कि मोदी जी अगर 55 दिन में के फासले में सिर्फ 55 दिन बचे हैं आचार संहिता का, और अगर ये फरवरी में चुनाव घोषणा होती है, क्या होता है, क्या इम्पैक्ट आता है, और इस बीच इंडिया अलायंस क्या करती है, ये भी हमें देखना होगा। और दोस्तों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो अब जनवरी से घमासान शुरू हो रही है, हमारी कोशिश होगी डॉक्टर साहब की, टाइगर की, और भी हमारे जो कई एक्सपर्ट हैं, कि आपको सही तस्वीर दिखाते चले जाए कि फाइनल में वाकई होने क्या जा रहा है। डॉक्टर साहब आपका इस प्रोग्राम में आने का और बेधड़क निडर होकर बोलने का लखनऊ से, मुझे लगता है उसको सलाम, और ऐसे ही आप आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।